हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग अभी बीपीएससी टीचर के लिए और बीपीएससी 70 बीपीएससी के लिए और जो आयोजित होने वाला जो अगले मंथ से एग्ज़ाम सब शुरू हो रहा है उसके लिए करंट अफेयर से प्रतियोगिता दर्पण का आपको एमसीक्यू के तौर पे हम लोग देखेंगे। प्रतियोगिता दर्पण से ये सारा प्रश्न निकाला गया है ना। और न्यूज़पेपर का भी निचोड़ इसमें होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है कि कौन सा देश, सबसे पहला सवाल, कौन सा देश मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में, है ना, पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स में भाग लेने जा रहा है। पहला देश बताइए, पहली बार ये, है ना। तो ये कहता है कौन सा देश मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने वाला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कंट्री है आपका सऊदी अरब। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। पहली बार, है ना, पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में यह देश भाग लेने जा रहा है, पहली बार। कौन, तो सऊदी अरब लेगा। आइए कुछ डिस्कशन हम लोग देखते हैं इसमें। सऊदी अरबिया हो जाएगा। देखिए कहता है कि सऊदी अरब की 27 वर्षीय, है ना, एक मॉडल है जिनका उम्र है इनका 27 वर्ष और नाम है रूमी अलका हतानी। इनका नाम है रूमी अलका हतानी, जो पहली बार 27 वर्षीय हैं, है ना, 27 वर्षीय है जो पहली बार सऊदी अरब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा है। और ये है रूमी अलका हतानी, जो प्रतियोगिता में सऊदी अरब से पहली प्रतिभागी होंगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। कहता है कि सऊदी अरब की 27 वर्षीय जिनका नाम है रूमी अलकाहतानी, ये मॉडल है, ये पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब के तरफ से ये पहली बार भाग ले रही हैं। और रूमी अलकाहतानी का जो जन्म है वो रियाद में होता है ना, रियाद में इनका जन्म होता है। और देखिएगा उन्होंने पहले मिस सऊदी अरब, फिर मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021 और विश्व वुमन जो सऊदी अरब का खिताब ऑलरेडी पहले वो जीत चुकी है, ठीक है, पहले वो खिताब जीत चुकी है, ठीक है। रूमी अलकतानी जिनका जन्म रियाद में हुआ, है ना, और उन्होंने पहले मिस सऊदी अरब का खिताब भी जीता और मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021 का भी खिताब जीता और फिर मिस वुमन जो सऊदी अरब का खिताब भी इनके नाम समर्पित है। और यह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब साम्राज्य की पहली उपस्थिति होंगे। 2024 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन मैक्सिको में किया जाएगा, है ना, मैक्सिको में किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, पहली बार सऊदी अरब के प्रतिनिधि भाग लेंगे, है ना, इस देश के द्वारा पहली बार इसमें इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने जा रहे हैं। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, दूसरा नंबर प्लस। दूसरा प्रश्न कहता है कि दिनकर अस्थाना को, है ना, दिनकर अस्थाना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है ना, कौन सा, तो दिनकर अस्थाना। पूछा जा सकता है आपको कि दिनकर अस्थाना को कब हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, किसको, दिनकर अस्थाना को। तो क्या हो जाएगा, कौन सा देश हो जाएगा, ये गाम्बिया हो जाता है। आंसर क्या है, डी हो जाता है, गाम्बिया। आंसर डी हो जाएगा, गाम्बिया हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कहता है कि हाल ही में दिनकर अस्थाना को, है ना, हाल ही में कहा जा रहा है कि दिनकर अस्थाना को, है ना, कहाँ पे, तो गाम्बिया में, है ना, गाम्बिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह सवाल इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है कहाँ पे, किस देश में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गाम्बिया कंट्री है जहाँ पे दिनकर अस्थाना को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्ति किया गया है। और दिनकर अस्थाना वर्तमान में सेनेगल में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत है। कहाँ पे, पूछा जा सकता है, वर्तमान में अभी सेनेगल है ना। और कहता है कि दिनकर अस्थाना 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हो जाते हैं। उन्होंने, है ना, ये 1990 के भारतीय विदेश सेवा के ये क्या हो जाते हैं, अधिकारी हैं। और उन्होंने बॉन
बैंकॉक, कोलंबो और मैक्सिको सिटी में भारतीय राजनयिक मिशनों में भी काम किया है। ठीक है, क्या नाम रहता है? दिनकर अस्थाना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न हो जाता है हमारा, तीसरा प्रश्न देखिए, कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, किसने? तो सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस पक्षी के संरक्षण के लिए एक समिति का गठन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न। यह वाला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस पक्षी के संरक्षण के लिए एक समिति का गठन किया, तो कौन सा पक्षी है? तो ये देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा। आंसर सी है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया। चलिए इसका डिस्कशन देखा जाए, क्या कह रहा है। चलिए, यही चिड़िया है जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। कहता है कि मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं, उन्हीं के नेतृत्व में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए 7 सदस्यीय समिति नियुक्त की है। 7 सदस्यीय समिति, और समिति जो है गैर पराक्रम है और इसे समान क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने की आवश्यकता के साथ संरक्षण को संतुलित करने का भी काम सौंपा गया है ना। इस समिति को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने की आवश्यकता पे और साथ ही साथ यह संरक्षण को संतुलित करने पर भी जोर दिया जाएगा इस समितियों के द्वारा। अगला देखिए, कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा से संबंधित मामले से निपटते हुए यह आदेश पारित किया है ना। यह आदेश पारित किया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा पंछी है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए एक समिति का गठन किया गया। चलिए अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। कहता है कि हाल ही में जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, है ना, ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कहता है कि कितने प्रतिशत युवा क्या है? तो बेरोजगार है ना। कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है? कहता है कि हाल ही में जारी की गई, किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO के द्वारा जो रिपोर्ट किया गया है उसके अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है ना। कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हो जाएंगे? तो देखिए बहुत ज़्यादा है, 83% है। 83% जो युवा है, 83% ILO की रिपोर्ट के अनुसार इतने युवा भारत में बेरोजगार है। चलिए आगे देखते हैं। तभी तो बेरोजगारी का आलम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सबसे ज़्यादा समस्या हो गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना, और मानव विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में कहता है कि भारत की युवाओं की संख्या देश की कुल बेरोजगारी आबादी का कितना परसेंट है? 83%। 83%। और कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO और मानव विकास संस्थान के संयुक्त अध्ययन के अनुसार बेरोजगारों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी 2000 में कितना थी? 54%। और 2022 में बढ़ करके कितना हो गया? तो 66% जो है बढ़ गया, है ना। 2000 में कितना था? 54% था और 2022 में 66% हो गया। कहता है कि यह रिपोर्ट मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन द्वारा जारी किया गया है ना। किसके द्वारा जारी किया गया? V अनंत नागेश्वरन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये आंकड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल हो जाएगा। इसमें कहता है कि हाल ही में आत्मा के नए अध्यक्ष कौन है? आत्मा, ATMA, है ना। हाल ही में आत्मा के नए अध्यक्ष पूछा जा रहा है कि नए अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये देखिए अर्नब बनर्जी हो जाएंगे। आंसर ए हो जाएगा, है ना। अर्नब बनर्जी हो जाते हैं आत्मा के नए अध्यक्ष। इन्हीं को बनाया गया। किसको? अर्नब बनर्जी को, है ना। अर्नब बनर्जी को आत्मा का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो देखिए दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, और UNDRA का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया।
और सदानंद दांते जो है एनआई के प्रमुख नियुक्त किया गया। और अभय जो ठाकुर है उनको म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया। और हंसा मिश्रा जो इम्पोर्टेंट हंसा मिश्रा को यूपीएससी में निदेशक नियुक्त किया गया है ना, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि हाल ही में कहाँ, है ना, कहता है हाल ही में कहाँ बसंत त्योहार सिग्मोत्सव मनाया गया। सिग्मोत्सव इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। छठा नंबर, कहता है सिग्मोत्सव कहाँ मनाया गया हाल ही में। कभी कभी उत्सव से भी सवाल पूछे जाते हैं, और जो उत्सव बहुत चर्चा में रहा है, चाहे वो किसी राज्य का हो या देश का हो, है ना, ये जो चर्चा में रहेगा, है ना, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे में ये रहा तो पूछा जा सकता है, ये गोवा में था, है ना। यहाँ पे देखिए बसंत त्योहार सिग्मोत्सव जो है यह गोवा में मनाया जाता है ना। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, गोवा में मनाया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ गोवा में, यहाँ पे देखिए कहता है कि इंडिया एनर्जी वीक 2024 का, कौन सा, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का, है ना, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन जो है ना, इंडिया कौन सा, तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। कहाँ पे, गोवा में, ठीक है। और कहता है कि गोवा में 10वीं शताब्दी का कदंब शिलालेख मिला है ना। गोवा में ही कदंब शिलालेख भी पूछा जा सकता है कि कहाँ मिला, तो गोवा में मिला है। कब का है, तो 10वीं शताब्दी का है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदंब जो शिलालेख है वहीं पे प्राप्त हुआ। और कहता है कि गोवा के काजू को, है ना, गोवा के काजू को जीआई टैग प्रदान किया गया। पूछा जा सकता है कि किस राज्य के काजू को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो ये गोवा का काजू हो जाएगा जिसको जीआई टैग मिला है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया, ठीक है। कौन सा, स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है गोवा के मुख्यमंत्री ने। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव, देखिए पूछता है किसका, भारत का पहला, पूछा जा सकता है भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ मनाई गई, तो देखिए गोवा में हुआ, है ना। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। और गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट क्या किया, फ्री किया। गोवा सरकार ने अपने राज्यों में, अपने अस्पतालों में आईवीएफ जो ट्रीटमेंट है वह फ्री कर दिया है ना। किसने किया, किस राज्य में, तो ये गोवा हो जाएगा, ठीक है, गोवा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज, है ना, इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है आपसे कि गोवा में जो वहाँ के मुख्यमंत्री उन्होंने क्या किया, द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायज विलेज का अनावरण किया है ना, इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोवा में आपको कदंब शिलालेख मिला है, और गोवा के काजू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में ही मनाया गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ हम लोग चले। अगला सवाल देखिए, कहता है कि नोबेल पुरस्कार विजेता, है ना, नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका नाम है डेनियल कनमैन का हाल ही में निधन हो गया। और कहता है कि किस क्षेत्र से संबंधित से, है ना, किस क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में जो नोबेल पुरस्कार विजेता है जिनका नाम क्या है, डेनियल कनमैन, इनको नोबेल शांति पुरस्कार, शांति नहीं, नोबेल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया था, है ना। और ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, ठीक है, इकोनॉमिक्स से ये संबंधित होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहीं पे। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल हॉफमैन का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 2002 में डेनियल कनमैन को उनके शोध मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र के लिए आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डेनियल कनमैन का जन्म जो है 5 मार्च 1934 को तेल अवीव में हुआ, है ना, इनका जन्म तेल अवीव में होता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 8 नंबर।
8 नंबर सवाल देखिए, कहता है अभी हाल ही में मेदिन पोया नामक उत्सव किस देश में मनाया जाता है ना? कौन सा? तो मेदिन पोया, है ना? ऐसे ऐसे भी जो चर्चा में रहा है, ऐसे उत्सव पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना? अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा, जिसका नाम है मेदिन पोया, है ना? मेदिन पोया नामक उत्सव किस देश में मनाया गया? तो कौन सा देश हो जाएगा? देखिए, मेदिन पोया जो है यह श्रीलंका में मनाया गया है। आंसर ए हो जाएगा, श्रीलंका में। श्रीलंका का यह उत्सव है, वहाँ पे मनाया गया, है ना? श्रीलंका हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसी में मेदिन पोया उत्सव, जिसे मेदिन पूर्णिमा पोया दिवस के रूप में भी जाना जाता है, और श्रीलंका में इसको मनाया जाता है ना? मेदिन पोया को श्रीलंका में यह एक राष्ट्रीय अवकाश है जो भगवान बुद्ध के जीवन की याद दिलाता है ना? मेदिन पोया उत्सव, मेदिन पोया उत्सव क्या है? भगवान बुद्ध के जीवन की याद दिलाता है। यह उत्सव 1979 में शुरू किया गया, तब से यह श्रीलंका के सर्वश्रेष्ठ उत्सव में से एक बन गया है ना? एक बन गया है। और मेदिन पोया उत्सव के दौरान बौद्ध ध्यान करने और धर्म शिक्षाओं को सुनने के लिए मंदिरों में जाते हैं। यह त्योहार फसलों के मौसम और बसंत के अंत का भी प्रतीत हो जाता है। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तो ये भारत में सबसे ज़्यादा बुद्ध पूर्णिमा अगर कहा जाए, जिस तरीके से मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना उनका ख्वाब होता है, इस दुनिया, इस धरती पे जहाँ भी मुस्लिम जगत, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनका सबसे पवित्र जो स्थल है मक्का मदीना, उनका ख्वाब होता है कि एक बार उस ज़मीन पे मेरा पैर पड़ जाता। तीर्थ यात्रा के लिए बहुत ही ज़्यादा उनके धर्म में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसी तरीके से भारत भी संसार के करोड़ों बौद्ध मानने वाले लोगों के लिए भारत भी उसी तरीके से पवित्र स्थल है। लेकिन देखिए, भारत की पहचान बुद्ध से होती है। पूरी दुनिया में अगर आपके भारत की पहचान जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इज्जत और मान सम्मान जो मिलता है, वो सिर्फ बुद्ध के वजह से ही मिलता है। दुनिया का कोई भी यहाँ का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, भले यहाँ पे जो भी बात करे, लेकिन जैसे ही भारत को छोड़ के कहीं दूसरे देशों में जाता है तो हमेशा बुद्ध की ही बात करता है कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ, है ना? बुद्ध के धरती के नाम से इतना मतलब मान सम्मान और बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। और यही भारत से इस धर्म को मिटाने की कोशिश भी किया गया। इस धर्म को बहुत, समझिए कि पूरे देश में जहाँ जहाँ इस धर्म का विकास हुआ है, वहाँ का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्तर बहुत ही ऊंचा है। और भारत एक समय में था, अशोक सम्राट के समय में, तो पताका आसमान तक फहरता था, सारे लोग खुश थे। अभी देखिए सबसे ज़्यादा जाति, धर्म, छुआछूत, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में टकराते रहते हैं, है ना? और ये राजनीतिक एजेंडा भी है। राजनीतिक लोग क्या करता है, इसका इस्तेमाल करता है। भारत में राजनीति जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जाति और धर्म से, है ना? और लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं या भावनात्मक रूप से। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ा जाए। 9 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है ना? कौन सा? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना? यही सवाल है आपका, किसका? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पीयूष आनंद हो जाते हैं। क्या है आंसर? सी, पीयूष आनंद को महानिदेशक जो है के रूप में चुना जाता है, पीयूष आनंद। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि हाल ही में पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। पीयूष आनंद 1991 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं और वर्तमान में पीयूष आनंद CISF में विशेष महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। पीयूष आनंद 31 मार्च 2024 से अपना पदभार संभालेंगे और 2 साल तक इस पद पर महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे।
पीयूष आनंद इस पद पर अतुल कारवल की जगह लेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है ना। अतुल कारवल की जगह ये अपना स्थान हासिल करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 10 नंबर। 10 कहता है यहाँ पे कि स्टार्ट 2024, कौन सा? स्टार्ट 2024 है ना। स्टार्ट 2024 नामक एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। स्टार्ट 2024 का है एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम हो जाता है। यह किसके द्वारा शुरू किया गया? यही सवाल है कि यह किसके द्वारा शुरू किया गया। और यह शुरू किया जाता है स्टार्ट 2024 जो शुरुआत किया गया इसरो के द्वारा किया जाता है। आंसर क्या है? बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाता है। इसरो के द्वारा यह ऑनलाइन प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है शुरू किया जाता है, इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा शुरू किया जाता है। देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्टार्ट 2024 नामक एक कार्यक्रम शुरू करने वाला है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइंस टेक में यह हो सकता है सवाल आपसे पूछ दे। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसके तहत स्नातक और स्नातकोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी सिखाया जाएगा। यह स्टार्ट 2024 का उद्देश्य होता है, लक्ष्य है। यह कार्यक्रम अप्रैल और मई 2024 में शुरू किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? युवा छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति आकर्षित पैदा करना इसका लक्ष्य हो जाता है ना। इसका लक्ष्य है किसका? स्टार्ट 2024 का। और यह कार्यक्रम है इसरो का, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसरो का यह कार्यक्रम हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 11 नंबर सवाल है। 11 कहता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आपके लिए। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर कहता है कि निम्न में से किसे सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में वैश्विक सहमति बनाने के लिए प्रतिष्ठित है ना केयरविक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन सा? केयरविक लीडरशिप से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? 11 का क्या होगा? डॉक्टर अल जबेर को सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। डॉक्टर अल जबेर को सम्मानित किया गया, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे? है ना, केयरविक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉप, है ना, कॉप 28। कॉप 28 के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर, है ना। पूछा जा सकता है कॉप 28 के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को दुनिया के प्रमुख ऊर्जा सम्मेलन S&P ग्लोबल द्वारा सेराविक लीडरशिप अवार्ड दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यह अवार्ड उन्हें सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में, यह जो अवार्ड मिला, कौन सा? सेराविक लीडरशिप जो अवार्ड मिला, यह सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में वैश्विक सहमति बनाने के लिए दिया गया है। और ये कॉप 28 के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर, है ना। डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को यह सम्मान दिया जाता है सेराविक लीडरशिप, है ना। और ये सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में वैश्विक सहमति बनाने के लिए यह सम्मान से इनको नवाजा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है, कहता है कि सोमा नामक भारत का पहला, क्या? तो सोमा, है ना। सोमा कहता है, ज़रूर एक बार कम से कम आप लोग कमेंट्स करिएगा, है ना। कमेंट्स करने से बहुत एनर्जी मिलता है। क्या इतना मेहनत करने के बाद भी लगता है कि काफ़ी एनर्जेटिक आदमी होता है। और प्लस में बहुत सारा चीज़ें हैं जो आपके डिमांड को भी हम पूरा करते हैं, ठीक है। और कम से कम आप अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथी संगियों के बीच में ज़रूर इसको एक बार शेयर करें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। सोमा नामक भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया? है ना। कहता है कि निम्न में से किस शहर में इसको शुरू किया गया है? 12 नंबर, है ना। कहाँ पे हो जाएगा? कहता है कि सोमा नामक भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां, भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां जो है इसकी शुरुआत नई दिल्ली में की गई, है ना। आंसर क्या है? बी हो जाएगा। सोमा नामक
सोमा नायक नामक जो है पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया। यहाँ पे कहता है अभी हाल में भारत का पहला आयुर्वेद रेस्तरां नई दिल्ली में शुरू किया गया। इस आयुर्वेद रेस्तरां का नाम सोमा है और सोमा आयुर्वेद रेस्तरां दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि अस्पताल में शुरू किया गया और इस अस्पताल में आने वाले मरीजों की सेहत के हिसाब से खाना दिया जाता है। यहाँ पकौड़े से लेकर के पाव भाजी तक कई व्यंजन बिना प्याज लहसुन के परोसे जाते हैं, है ना, बिना प्याज लहसुन के परोसे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर। निम्न में से किसे प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024, है ना, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, है ना, तो किसे सम्मानित किया जाएगा? ये देखिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है ना। आंसर क्या है? थोडूर मद्दाबुसी कृष्णा को सम्मानित किया जाता है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से नवाजा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थोडूर मद्दाबुसी कृष्णा, है ना, इन्हीं को यह सम्मान मिलता है और ये प्रसिद्ध कर्नाटक के संगीतकार हैं जिनका नाम है थोडूर मद्दाबुसी कृष्णा को 2024 संगीत कलानिधि के लिए चुना जाता है ना। संगीत कलानिधि के लिए क्या किया जाता है? चुना जाता है। वाह गर्मी बहुत है। चलिए यहाँ देखते हैं संगीत कर्नाटक संगीतकार जो है ना, मद्दाबुसी कृष्णा को 2024 संगीत कलानिधि के लिए क्या किया गया? तो चुना गया। और नीना प्रसाद को, है ना, यहाँ देखिए नीना प्रसाद को 2024 के नृत्य कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, क्या नाम रहता है? नीना प्रसाद। और देखिए उन्हें द म्यूजिक एकेडमी मद्रास द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, है ना, सम्मानित किया जाएगा। किससे? तो द म्यूजिक एकेडमी मद्रास द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए 14 नंबर सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। 14 नंबर सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस दिन फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है ना। फ्रेंच भाषा दिवस जो है मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? किस दिन फ्रेंच भाषा दिवस मनाई जाती है? तो फ्रेंच भाषा दिवस जो है ना, यह 20 मार्च को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? सी हो जाता है। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं फ्रेंच भाषा दिवस हर साल 20 मार्च को भव्य रूप में मनाया जाता है। फ्रेंच भाषा दिवस जो है ना, 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है। 20 मार्च को कहता है कि फ्रेंच भाषा दिवस का यह आधिकारिक दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2010 में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2010 में इसे स्थापित किया गया, है ना। क्या किया जाता है? इसको स्थापित किया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देखिए, कहता है फ्रांसीसी भाषा और संस्कृति के संरक्षण और पुनरुद्धार को बढ़ावा देना है। इसका एक ही उद्देश्य, किसी भी भाषा से संबंधित अगर उत्सव मनाएंगे, है ना, या दिवस मनाया जाता है, तो इसका एक ही उद्देश्य होता है कि इस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, इसका पुनरुद्धार हो। फ्रेंच भाषा दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा और प्रभावशाली भाषाओं में से एक है। अभी हम लोग बात करेंगे तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाली भाषा है वो आपका अंग्रेजी हो जाएगा, है ना। और अंग्रेजी के बाद दूसरा स्थान जो है वह मंदारिन हो जाता है, मंदारिन, है ना। और ये मंदारिन मतलब चीनी बोल सकते हैं। और तीसरा जो स्थान आपका हिंदी का हो जाएगा, तीसरा स्थान हिंदी का है। सबसे ज़्यादा दुनिया में बोले जाने वाले लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। इसके पहले मंदारिन भाषा, चीनी भाषा लोग बोलते थे। अभी नंबर 1 पे हो जाता है आपका अंग्रेजी भाषा। जिस तरीके से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो धर्म हो जाता है ईसाई।
दूसरा स्थान आता है आपके इस्लाम का, और तीसरा स्थान हो जाएगा आपके हिंदू का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 15 नंबर सवाल क्या कहता है ना। 15 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे 15 क्या कहता है। देखिए 15 नंबर सवाल, हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में पहला स्थान किसे प्राप्त है ना। किस में सूचकांक से एक प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में पहला स्थान किसको प्राप्त है। तो पहला स्थान किसको प्राप्त हो जाएगा, फिनलैंड को प्राप्त है। इसका आंसर क्या है, ए हो जाएगा। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में पहला स्थान फिनलैंड को प्राप्त है ना, फिनलैंड को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कहता है कि 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 जारी की गई, और इस इंडेक्स के अनुसार फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। खुशहाल देशों की रैंकिंग में नॉर्डिक देशों ने अपने स्थान को बनाए रखा, और फिनलैंड के बाद इस सूची में डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया है। दूसरा, इसका स्थान तीसरा, इसका स्थान चौथा हो जाता है। कभी कभी पूछा जाता है दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 16 नंबर। निम्न में से किस दिन है ना, निम्न में से किस दिन विश्व सामाजिक कार्य दिवस 2024 है ना, विश्व सामाजिक कार्य दिवस 24 किस दिन मनाई जाती है ना। कौन सा, तो विश्व सामाजिक कार्य दिवस किस दिन मनाया जाता है ना। ये देखिए ये 19 मार्च को मनाया जाता है। आंसर क्या है, 16 का आंसर बी हो जाएगा। कब, 19 मार्च को मनाया जाता है ना। चलिए यहाँ पे कुछ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए विश्व सामाजिक कार्य दिवस है ना, विश्व सामाजिक कार्य दिवस हर साल मार्च के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए है ना। कब, हर साल मार्च के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है, और इस वर्ष विश्व सामाजिक कार्य दिवस मंगलवार को 19 मार्च 2024 को मनाया गया। विश्व सामाजिक कार्य दिवस 2024 की थीम जो है ब्यून बीवर, परिवर्तनकारी परिवर्तन के लिए साझा भविष्य क्या है, ब्यून बीवर शेयर फ्यूचर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग चेंज हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर, हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन हो जाता है ना। हवा वाला देश कौन हो जाएगा, होता है कि हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला, जहाँ पे सबसे खराब हवा, प्रदूषण सबसे ज़्यादा है, कौन सा वो कंट्री हो जाएगा है ना। वो कंट्री आपका बांग्लादेश है। आंसर क्या है, बी हो जाता है, बांग्लादेश। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश हो जाता है बांग्लादेश है ना। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ पे है, तो ढाका में। यहाँ पे देखिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश के में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है, 2 दिवसीय कौन सा, नजरुल उत्सव का आयोजन किया गया है ना, शुरुआत किया गया। और खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है ना। और बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब क्या किया, जीता, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। कौन सा, तो बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का जो खिताब है बांग्लादेश ने ही जीता। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर सवाल। देखिए 18 कहता है कि हाल ही में किसे डायना स्मृति पुरस्कार है ना, कौन सा, तो डायना स्मृति पुरस्कार जो है ना, किसको दिया गया, डायना स्मृति पुरस्कार किसको दिया गया। आंसर सी हो जाएगा। उपरोक्त में से दोनों हो जाएंगे। उदय भाटिया को दिया जाता है यहाँ पे, और मानसी गुप्ता को दिया जाता है। दोनों याद रखिए, संयुक्त रूप से उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को दिया जाता है डायना स्मृति पुरस्कार है ना, दोनों को। देखिए यहाँ पे कहता है कि नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया, अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंचानी को सम्मानित किया गया है। और रिकिल यामा मोटो ने
है ना, रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रिज़्गर पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबेल जीता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिकेन यामामोटो। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिजुकुआ ने जीता। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। ये हमारा 19 नंबर सवाल है। 19 कहता है कि हाल ही में किसे P&G इंडिया ने नया CEO नियुक्त किया है ना। नया CEO कौन, किसे नियुक्त किया गया? आंसर सी हो जाएगा, कुमार वेंकट सुब्रमण्यन, है ना, कुमार वेंकट सुब्रमण्यम हो जाते हैं। ये आंसर सी है, यहाँ पे देख सकते हैं। किशोर मकवान ने NCSC के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला, है ना। एक और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, श्री एस राजीव को CBC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया, इम्पोर्टेंट है। संसद सुरक्षा प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया, इम्पोर्टेंट है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य जो है आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MR कुमार को नियुक्त किया गया। और SAP ने मनीष प्रसाद को भारतीय उप महाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक है जो नियुक्त किया गया है ना। इम्पोर्टेंट है, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए हम लोग इस सेशन का अंतिम जो सवाल है वो करने जा रहे हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है ना, 2.0 लॉन्च किया है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहता है कि किस राज्य की पुलिस ने, है ना, कौन सा, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है ना, उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, उत्तर प्रदेश महात्मा बुद्ध की कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया, है ना, कुशीनगर में किया गया, जहाँ पे उनकी महापरिनिर्वाण हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाता है। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ा करके कितना किया गया? 25,000 किया गया, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश ने देश के पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है, यह भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत VVI है। और 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहीं पे हमारा जो ये सेशन है समाप्त होता है। अगली बार लगातार इसी तरीके से हम लोग प्रतियोगिता दर्पण है, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, है ना, उसको हम जल्दी ही आपको कवर कराने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग ज़रूर एक बार शेयर करें, है ना, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट्स में आपको और क्या चाहिए ये भी हो सकता है, थोड़ा सा इसको जानने का भी कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।